नमस्कार साथियों, सभी लोगों का स्वागत है। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्य के अधीन सेवाओं को देखेंगे। इसका भाग 1 है, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। बिहार एसएससी, दरोगा, एडीओ, बीएसओ कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो आप ज़रूर देखिए। प्रारंभ करते हैं। यदि आप पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिए। चलिए प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत संघ और राज्य के अधीन सेवाओं का प्रावधान किया गया है? संघ और राज्य के अधीन जो सेवा है इसका प्रावधान किया गया है भाग 14 में, और अनुच्छेद 308 से लेकर के 314 तक। संघ एवं राज्य के अधीन सेवाओं का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? भाग 14 में, अनुच्छेद 308 से लेकर के 314 तक। संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो लोक सेवा आयोग से संबंधित जो प्रावधान है 315 से 323 तक है। ब्रिटिश शासनकाल में लोक सेवकों का चयन किस प्रकार से किया जाता था? तो जो लोक सेवक होते थे, हेलीबेरी कॉलेज की एक चयन समिति तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा, हेलीबेरी कॉलेज का एक चयन समिति होता था, साथ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा चयन किया जाता था। 1833 के चार्टर अधिनियम में सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता आयोजित करने का प्रस्ताव लाया गया। तो ध्यान रखिएगा, सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव 1833 के चार्टर से लाया गया था। सर्वप्रथम किसकी अध्यक्षता में गठित समिति ने सुझाव दिया था कि लोक सेवकों की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर किया जाना चाहिए? तो सबसे पहली बार मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति बना था 1854 में, मैकाले की समिति में, और यही जो है मैकाले की अध्यक्षता वाली समिति ने सुझाव दिया था कि लोक सेवकों की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर किया जाना चाहिए। तो ये मैकाले की अध्यक्षता में आया था, यही सुझाव दिया था। भारतीय सिविल सेवा की पहली प्रतियोगिता परीक्षा कब और कहाँ आयोजित हुई थी? तो भारतीय सिविल सेवा की पहली प्रतियोगी परीक्षा कब और कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये 1855 में लंदन में आयोजित हुई थी। भारतीय सिविल सेवा की पहली प्रतियोगिता 1855 लंदन में। सिविल सेवा की परीक्षा के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 23 वर्ष का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो 1892 में। न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 23 वर्ष। सिविल सेवा की परीक्षा के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 23 वर्ष निर्धारित किया गया था 1892 में। अगला है, सिविल सेवा में चयनित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सिविल सेवा में चयनित होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर है 1864 में। 55 में प्रारंभ हुआ था, 1864 में जो है ये भारत की तरफ से चयनित होने वाले प्रथम बने थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। एचिसन आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सिविल सेवा परीक्षा में आयु तथा परीक्षा स्थान के निर्धारण से। तो एचिसन आयोग जो बनाया गया था सिविल सेवा परीक्षा में आयु तथा परीक्षा स्थान के निर्धारण के लिए बनाया गया था। एचिसन आयोग 1886 में बनाया गया था और इस समय भारत के गवर्नर जो थे लॉर्ड डफरिन थे। ध्यान रखिएगा, डफरिन गवर्नर जनरल थे। सिविल सेवा के लिए एक साथ भारत तथा इंग्लैंड में, सिविल सेवा के लिए एक साथ भारत तथा इंग्लैंड में प्रतियोगी परीक्षा कराने का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो इस्लिंगटन आयोग 1912 में। सिविल सेवा का जो परीक्षा है एक साथ भारत और इंग्लैंड में कराए जाने का सुझाव दिया था इस्लिंगटन आयोग 1912 में। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की परीक्षा की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना, जो लोक सेवा आयोग है इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत स्थापना किया गया था। लंदन और इलाहाबाद में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा पहली बार किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो लंदन और साथ में इलाहाबाद में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा पहली बार आयोजित की गई थी 1922 में। ध्यान रखिएगा 1922 में। ये 1922 ऐसा वर्ष है जिस वर्ष में लंदन में भी सिविल सेवा का एग्ज़ाम हुआ था और भारत में कहाँ? इलाहाबाद में। ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद में और लंदन में एक साथ। 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में, प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में किया गया था। भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926। लोक सेवा आयोग
केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 ईस्वी में किस आयोग की संस्तुति पर की गई थी? तो ली आयोग की संस्तुति पर। ली आयोग जो है 1923 में बना था और इसी के जो है सिफारिश पे 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, ली आयोग की संस्तुति पे। अगला है, प्रथम लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो रॉस बारकर प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। रॉस बारकर, ये 1926 से लेकर के 32 तक रहा था रॉस बारकर। किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम बदल करके संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया? तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग इसका पहले नाम था और इसका नाम बदल करके संघ लोक सेवा आयोग किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम बदल करके भारत शासन अधिनियम ये संघ लोक सेवा आयोग कर दिया भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें का प्रावधान किया गया है? तो यह अनुच्छेद है 309। केंद्रीय तथा अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय तथा अखिल भारतीय सेवाओं के जो सदस्य होते हैं उसकी नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पे कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय वन सेवा नामक तीसरी अखिल भारतीय सेवा कब गठन किया गया था? भारतीय वन सेवा नामक जो तीसरी अखिल भारतीय सेवा है इसी को बोलते हैं IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस। तो IFS का जो गठन किया गया था 1966 में ध्यान रखिएगा। और ध्यान कैसे रखिएगा? भारतीय वन सेवा मतलब इंडियन फॉरेन वन सेवा है ना, तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होगा, ध्यान दीजिएगा। तो ऐप से आप ध्यान रख लीजिएगा, ऐप का कितना होता है मान 6 होता है। तो 1966 में किया गया था भारतीय वन सेवा नामक तीसरी अखिल भारतीय सेवा 1966। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 310 का मूल किस देश के विधि में निहित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 310 का जो मूल है किस देश के विधि में निहित है? तो इंग्लैंड के विधि में निहित है। अगला है, संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि का उल्लेख है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि की पदावधि का उल्लेख अनुच्छेद 310 में है। भारतीय संविधान में प्रसाद के सिद्धांत को किस अनुच्छेद के अधीन रखा गया है? तो प्रसाद के सिद्धांत को 311 में रखा गया। प्रसाद के सिद्धांत आखिर क्या है? तो किसी भी लोक सेवक की सेवाएं इच्छानुसार समाप्त की जा सकती है और उसे पदच्युत किया जा सकता है। तो प्रसाद के सिद्धांत अनुच्छेद 311 में है और प्रसाद के सिद्धांत का अर्थ है किसी भी लोक सेवक की सेवाएं इच्छा अनुसार समाप्त की जा सकती है और उसे पद से हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान में किन किन पर प्रसाद के सिद्धांत का नियम लागू नहीं होता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इन लोगों पर लागू नहीं होता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद कौन है जो सरकारी सेवकों को कुछ रक्षोपाय और संरक्षण प्रदान करता है? तो ये भी 311 में दिया गया है। अगला देखिए, 311 का अधीन किसे संरक्षण नहीं है? सशस्त्र बलों के सदस्यों को 311 में संरक्षण नहीं है। नेक्स्ट देखिए जो महत्वपूर्ण होगा उसी को देखेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है। किस प्रकार से हटाया गया सरकारी सेवक अनुच्छेद 311 के संरक्षण का दावा नहीं कर सकता है? तो ये जो निलंबन के आधार पर हटाया जाएगा तो वो दावा नहीं कर सकता है। अगला देखते हैं, देख लीजिए ये सब जो है का उतना महत्वपूर्ण नहीं है। भारतीय सेवा, भारत के जो संविधान में इसमें कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। 3 अखिल भारतीय सेवा है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। ये जो हो गया भारतीय प्रशासनिक सेवा जो IAS होता है, IPS और IFS, ये 3 जो है अखिल भारतीय सेवाएं हैं।
भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रावधान है? तो 312 के 2 में अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रावधान है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत 2 अखिल भारतीय सेवाओं, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा का उल्लेख किया गया है? तो 312 के 2 में किया गया है। राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले कितने सदस्यों के समर्थित संकल्प द्वारा संसद विधि बनाकर अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है? तो 2/3 सदस्यों के समर्थन से। संसद द्वारा अखिल भारतीय सेवा अधिनियम कब लाया गया था? तो अखिल भारतीय सेवा अधिनियम बनाया गया 1951 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ व राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है? तो संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है 315। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ व राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है? 315 में। संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस प्रकार किया जाता है? जो संयुक्त लोक सेवा आयोग होते हैं, 2 या 2 से अधिक राज्यों के आग्रह से संसद द्वारा जो संयुक्त लोक सेवा आयोग होते हैं, तो उसका जो प्रावधान है तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के आग्रह, तो वो राज्य जो सम्मिलित है वो दोनों राज्य यदि आग्रह करेंगे तो उसके आग्रह पर संसद के द्वारा जो है इसका गठन किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो यह एक संवैधानिक निकाय है, ध्यान रखिएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को किसके अनुमोदन के पश्चात संघ लोक सेवा आयोग का सौंपा जा सकता है? राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को किसके अनुमोदन के पश्चात संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि का प्रावधान है? तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि का प्रावधान अनुच्छेद 316 में दिया गया है। किसके द्वारा संघ लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति की जाती है? संघ लोक सेवा आयोग और साथ में जो संयुक्त लोक सेवा आयोग होते हैं, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति, जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसमें राज्यपाल नियुक्त करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लोक सेवा आयोग में कार्यकारी अध्यक्ष के नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो कार्यकारी अध्यक्ष जो होंगे 316 के 1 के क के अंतर्गत। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए। अगला है राज्यपाल किन 2 परिस्थितियों में, ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल किन 2 परिस्थितियों में राज्य लोक सेवा आयोग के किसी एक सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है? तो राज्यपाल जो है किन 2 परिस्थितियों में राज्य लोक सेवा आयोग के किसी एक सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है? तो अध्यक्ष का पद रिक्त हो, या फिर अध्यक्ष अपना कार्य अनुपस्थिति या अन्य दूसरे कारणों की वजह से नहीं कर पा रहा है, तो राज्यपाल जो है कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पद धारण करने की तारीख से कितने समय तक पद पर बना रहेंगे? तो ये 6 वर्ष या 65 वर्ष। राज्य में जो रहेंगे वो 6 या 62 रहेंगे, और संयुक्त लोक सेवा आयोग जो रहेंगे वो कितना रहेंगे? वो भी 6 या 62। केवल केंद्र का 65 है। अगला है संघ व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को भारतीय संविधान में उल्लिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपने पद से हटाया जा सकता है? तो संघ व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को अनुच्छेद 317 के तहत हटा सकते हैं। संघ होगा या फिर राज्य का लोक सेवा आयोग अध्यक्ष हो, दोनों के लिए अनुच्छेद एक ही है, 317। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा किस आधार पर हटाया जा सकता है? तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति कदाचार के आधार पर उसे दिवालिया घोषित किया जा सकता है। वह पदावधि के दौरान किसी बाहरी वैतनिक नियोजन में लगा हो, यानी जिस अवधि में पद पे हो उसी क्रम में उसी दौरान वो किसी दूसरे ऐसे पद पे हो जहां से उसको वेतन प्राप्त हो, तब भी हटा सकते हैं। राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हो,
तो ये सभी कारण है। संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम भारतीय अध्यक्ष, ध्यान दीजिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष हैं रोज बारकर हैं। रोज बारकर जो 1926 से 32 तक रहे थे। लेकिन यहाँ पे है संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम भारतीय अध्यक्ष HK कृपलानी, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम भारतीय अध्यक्ष पूछा जाएगा तो HK कृपलानी होगा। HK कृपलानी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन है? तो 320 में जो है लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन है 320। संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? तो भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि। संघ का रहेगा तो भारत की संचित निधि पे, और राज्य लोक सेवा आयोग है तो राज्य की संचित निधि पे भारित होंगे। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ या राज्य लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं? तो 323 के तहत प्रतिवेदन राष्ट्रपति या राज्यपाल को जो है अपना प्रस्तुत करते। 323 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत प्रतिवेदन को किसके समक्ष रखवाते हैं? तो राष्ट्रपति जो रखवाएंगे संसद के समक्ष, और राज्यपाल जो रखवाएंगे विधानमंडल के समक्ष रखवाएंगे। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तें का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो जो संयुक्त लोक सेवा आयोग होते हैं इसका सारे मुद्दा केंद्र के पास होते हैं, संघ के पास। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष प्रगति रिपोर्ट किसे सौंपते हैं? तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष प्रगति रिपोर्ट जो सौंपते हैं राज्य के राज्यपाल को। जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं अपना प्रगति रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की आयु 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया? 41वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं और अध्यक्ष हैं उनकी आयु 60 से 62 कर दिया। लोक सेवक नीति निर्माण में किसे सहायता प्रदान करता है? जो लोक सेवक होते हैं वो नीति के निर्माण में किसको सहायता प्रदान करते हैं? मंत्री परिषद को। अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति कहाँ की जाती है? तो अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति केंद्र व राज्य दोनों में किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यहाँ पे आपको देख लेना है। पहला कौन है? तो सर रोज बारकर थे, 1926 से 32 तक रहे हैं। और प्रथम भारतीय जो है जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं वो है HK कृपलानी, ध्यान रखिएगा, HK कृपलानी 1947 से 49। UPSC के प्रथम अध्यक्ष बने हैं HK कृपलानी, इसको ध्यान रख लीजिएगा। बाकी और ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है इसमें, बस इतना याद रखिए HK कृपलानी जो है ये प्रथम भारतीय हैं जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं। अब संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे, ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। अखिल भारतीय सेवाएं से क्या तात्पर्य है? तो जो संघ एवं राज्यों के लिए साझा सेवा है एवं ये अधिकारी केंद्र द्वारा भर्ती किए जाते हैं। जो अखिल भारतीय सेवा है इसका तात्पर्य है जो संघ एवं राज्यों के लिए साझा सेवा है एवं ये अधिकारी केंद्र द्वारा भर्ती किए जाते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का जो प्रावधान है अनुच्छेद 312, अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान 312। वर्तमान में देश में कितने प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं? तो टोटल 3 प्रकार के अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जिसमें पहला है IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। IAS इसी को कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और दूसरा जो है भारतीय पुलिस सर्विस, तो IPS ये हो गया। और तीसरा है भारतीय वन सेवा, IFS। तो ये 3 अखिल भारतीय सेवा है, IAS, IPS और IFS। अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? जो अखिल भारतीय सेवा में सदस्य होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति UPSC के सिफारिश पे करते हैं।
भारतीय विदेश सेवा संबंधित है। भारतीय विदेश सेवा केंद्रीय सेवाओं से संबंधित है। केंद्रीय सेवा, चूँकि भारतीय विदेश सेवा है तो ये केंद्र का एक प्रकार का सेवा है। किस अनुच्छेद के तहत लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है? अखिल भारतीय सेवा 312 में है, लेकिन लोक सेवा आयोग जो है ये 315 में है। अखिल भारतीय सेवा 312 में है अखिल भारतीय, और लोक सेवा आयोग जो है ये 315 में है। भारतीय वन सेवा का गठन कब किया गया था? 1966 में। IFS, इस तरह से ध्यान रख लीजिए, एफ का वैल्यू कितना होता है? 6 होता है, तो 1966 में। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत किस वर्ष गठित किया गया? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत गठित किया गया था 1951 में। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की घोषणा की जाती है, तो ये राज्यसभा के द्वारा की जाती है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की घोषणा, इस मामले में राज्यसभा को जो है अधिक शक्ति प्राप्त है। राज्यसभा के 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय हित में घोषणा करने पर नई अखिल भारतीय सेवा के गठन का अधिकार किसको है? तो नई अखिल भारतीय सेवा के गठन का अधिकार संसद के पास है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के बारे में चर्चा किया गया अनुच्छेद 316 में। 316 राज्यसभा के, इसको देखिए, राज्यसभा के 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय हित में घोषणा करने पर नई अखिल भारतीय सेवा के गठन का अधिकार किसे है? संसद को। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के बारे में उपबंध अनुच्छेद 316 में है। किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का प्रावधान व प्रक्रिया दी गई है? तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का प्रावधान 317 में दिया गया है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का प्रावधान 317। लोक सेवा आयोग एक कैसा निकाय है? तो संवैधानिक एवं स्वायत्त शासी निकाय है। लोक सेवा आयोग किस प्रकार की निकाय है? संवैधानिक एवं स्वायत्त शासी निकाय है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मेलियन बेथ्यू, ध्यान रखिएगा। प्रथम अध्यक्ष रोस बारकर, प्रथम भारतीय HK कृपलानी और प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बेथ्यू। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, तो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को किसके अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को राष्ट्रपति के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। कंप्लीट हो गया है। अब एक नया टॉपिक प्रारंभ होगा, निर्वाचन आयोग तथा राजनीतिक दल। काफ़ी महत्वपूर्ण है निर्वाचन आयोग एवं राजनीतिक दल। इसको जो है एक वीडियो बनाएंगे अलग से, इसके लिए पार्ट 1 से शुरू करेंगे। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सभी लोगों को धन्यवाद।